बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 9 कंप्यूटर साइंस नेशनल बुक फाउंडेशन चैप्टर नंबर 3 की आज हम एक्सरसाइज को डिस्कस करेंगे। शॉर्ट क्वेश्चन में जो आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 है वो है कंट्रास्ट बिटवीन वेबसाइट एंड वेब एप्लीकेशन, यानी कि आपने वेबसाइट और वेब एप्लीकेशन के दरमियान डिफरेंस बताना है। ठीक है, मैंने डिटेल में आपको जब चैप्टर समझाया था तो मैंने आपको सारा डिटेल से ये समझाया था। अभी मैं आपको एक ओवरव्यू दे देता हूँ। जो वेबसाइट होती है वो क्या होता है कि वेब पेज की कलेक्शन होती है। ठीक है, और वेब पेज एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है जिसको आप इंटरनेट के ज़रिए एक्सेस करते हो, यानी कि इंटरनेट के ज़रिए उस तक पहुंचते हो, और इन्हीं वेब पेजेस को आप कंबाइन कर दो तो एक वेबसाइट बन जाती है। जैसे कि फिर वही बात मैंने आपको हिलाल फूड्स की वेबसाइट खोल खोल के दिखाई थी। ठीक है, तो आप जब उसके अबाउट अस में जाते हो वो एक वेब पेज है, आप उसके प्रोडक्ट्स में जाते हो वो एक वेब पेज है, आप उसके इंट्रोडक्शन में जाते हो वो उसका एक वेब पेज है। तो उन सब को जब आप कंबाइन कर देते हो तो वो एक क्या बन जाती है, वेबसाइट बन जाती है। एग्जाम्पल यहाँ पे दी हुई है, एसोसिएटेड प्रेस ऑफ पाकिस्तान जो है ये एक न्यूज़ वेबसाइट है जिसके अंदर डिफरेंट किस्म के सेक्शंस होंगे। ठीक है, और हम वेब पेज को किस तरह से एक्सेस करते हैं, वेब ब्राउज़र के ज़रिए एक्सेस करते हैं। वेब ब्राउज़र क्या होता है, वेब ब्राउज़र ये गूगल क्रोम है, जैसे फायरफॉक्स है, इंटरनेट एक्सप्लोरर है, ओपरा है, ये सारे वेब ब्राउज़र होते हैं। ठीक है, इनके अंदर हम लिंक इंटर करते हैं जो भी हमने अपनी हमारी रिक्वायर्ड वेबसाइट है जिसको हमने ओपन करना है, जैसे www.hilalfoods.com। ठीक है, आप ये लिखते हो, ये क्या है, यूआरएल है, ये एड्रेस है उस वेबसाइट का, और आप सीधा उस वेबसाइट पे पहुंच जाते हो। इसके बाद जो सेकंड नंबर पे हैं वो हैं वेब एप्लीकेशन। एक होती है एंड्रॉयड एप्लीकेशन, एक होती है वेब एप्लीकेशन। एंड्रॉयड एप्लीकेशन जो आपके मोबाइल फ़ोन में, अगर आप एंड्रॉयड यूज़र हो तो फेसबुक ऐप है, व्हाट्सएप है, या कोई मोबाइल बैंकिंग ऐप्स हैं। ठीक है, ये सारी हो गई एंड्रॉयड एप्लीकेशन। दूसरी साइड पे होती है वेब एप्लीकेशन। वेब एप्लीकेशन जो है वो कंप्यूटर प्रोग्राम होते हैं जो आपको कोई ना कोई सर्विस ऑफर करते हैं या कोई ना कोई टास्क एग्जीक्यूट करके देते हैं यूजिंग या वाया ब्राउज़र एंड इंटरनेट कनेक्शन। यानी कि आप ऑनलाइन, अगर आपके पास इंटरनेट नहीं है, आप गूगल क्रोम पे जाके या ब्राउज़र पे जाके नहीं कुछ खेल सकते, गेम वगैरह या जो भी है। ठीक है, वेब एप्लीकेशन में गेम्स भी आ जाती हैं क्योंकि वो वेबसाइट से या वेब पेज से एक थोड़ा डिफरेंट चीज़ है, वो आपको एक सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, टास्क एग्जीक्यूट कर रहे हो आप। ठीक है, तो रिमोटली एक्सेसिंग सर्वर का ये मतलब है कि आप इसको रिमोटली, यानी कि कहीं और सर्वर है इसका, आपके पास वो वेबसाइट जो है वो लोड हो जाती है सर्वर से, लेकिन आपको क्या मिल रहा है, आपको सर्विसेज दी जा रही हैं। एग्जांपल जो है इसकी वो है कस्टमर रिलेशंस मैनेजमेंट। ठीक है, सीआरएम सिस्टम, यानी कि जो आपके टास्क वगैरह हैंडल कर रहे हैं, कोई भी डिमांड सप्लाई के इशू हैं, कोई प्रमोशंस हैं, ये सारी चीज़ें जहाँ पे आप कोई फीडबैक देते हो। ठीक है, अगर आप कस्टमर हो तो जो कंपनी है वो आपकी फीडबैक रिसीव करती है। ये सारा कुछ जो हो रहा है ये क्या हो रहा है, वेब एप्लीकेशन कर रही है। ठीक है, वेबसाइट से ये चीज़ डिफरेंट किस तरह से है कि वेबसाइट पे सिर्फ आपके पास वेब पेजेस होते हैं, वीडियोस लगी हैं, इमेजेस लगी हैं, टेक्स्ट लिखा है, ये सारी चीज़ें। लेकिन वेब एप्लीकेशन पे आप लाइव कुछ ना कुछ परफॉर्म कर रहे हो, आपकी बात सुनी जा रही है, अगर आप कंप्लेंट डाल रहे हो तो। ठीक है, या फिर आपको सर्विसेज दी जा रही है, वो वेब एप्लीकेशन होती है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है आपके पास कि द व्हाट इज HREF, रेफर्स एंड हाउ टू यूज इट। HREF स्टैंड्स फॉर हाइपरलिंक रेफरेंस। ठीक है, यानी कि क्वेश्चन का मतलब क्या है कि हाइपरलिंक रेफरेंस जो है हमारे पास क्या इंडिकेट करता है और इसको किस तरह से यूज़ किया जाता है। तो आप बताओगे कि जो हाइपरलिंक रेफरेंस है यानी कि HREF है, ये हमारे पास एड्रेस बताता है और पाथ बताता है, जहाँ पे क्लिक करने के बाद यूज़र को ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा उस वेबसाइट के ऊपर। आपने देखा है ना, कोई लिंक है, आप उस पर क्लिक करते हो तो एक न्यू वेब पेज या न्यू वेबसाइट आपके पास ओपन हो जाती है। तो ये HREF जो है इसके अंदर क्या होता है, एड्रेस होता है और कोई भी पाथ होता है। पाथ जो है वो ऑप्शनल है, जैसे कि आप अगर एक होम पेज से किसी वेबसाइट का लिंक कॉपी करते हो तो वो सिंपल होगा, लेकिन अगर आप उसका इंट्रोडक्शन वाले पेज पे क्लिक करके फिर उसका लिंक कॉपी करते हो तो ऊपर एंड पे एक स्लैश के साथ आगे मजीद लिखा होगा कि इंट्रोडक्शन। तो वो जो मजीद लिखा हुआ है ना, इंट्रोडक्शन या अबाउट अस का पेज है या जो भी है, वो होता है पाथ। और जो एड्रेस होता है वो हमारे पास सिंपल जो है उसका URL जैसे होता है www.hilalfoods.com। ठीक है, तो प्रमोशन नहीं करता हिलाल फूड्स की। ठीक है, अगले दिन एक बच्चे ने कमेंट किया हुआ था, सर आप तो फ्री में प्रमोशन कर रहे हैं। प्रमोशन नहीं कर रहा, बस फर्स्ट टाइम मैंने वो वेबसाइट खोल ली थी, मेरे जहन में हिलाल फूड्स चल रहा था, तो फिर मैंने वही आदत बना ली। मैं हमेशा आपको हिलाल फूड्स के एग्जांपल देता हूँ ताकि डिफरेंट वेबसाइट के दूंगा तो आप भी कंफ्यूज हो जाओ कि ये चल क्या रहा है।
ठीक है, इसलिए मैं आपको हिलाल फूड्स की एग्जांपल हमेशा दे देता हूँ, तो कोई प्रमोशन वाला सीन नहीं है। ठीक है, तो इसको यूज़ किस तरह करना है ये मैंने आपको वीडियो में भी बताया हुआ है, जो नॉर्मल हमने जब चैप्टर पढ़ा था तब जो डिस्कस किया था। तो यूज़ इस तरह करना है कि इसको ए टैग के अंदर यूज़ करना है। ठीक है, ए स्टार्ट होगा, फिर href लिखना है, इक्वल टू डालना है, जो भी वेबसाइट का URL है वो लिखना है। फिर अगर आप कुछ टेक्स्ट डिस्प्ले करवाना चाह रहे हो कि ये लिंक के आगे क्या लिखा हुआ है वो आप यहाँ पे लिख सकते हो, और फिर उसके बाद ये स्लैश के साथ ए टैग को क्लोज कर दोगे, ये आपका जो है वो लिंक लग जाएगा। हमने डिटेल से वीडियो में पहले लगाया हुआ है। इस तरह से जब भी यूज़र जो है वो इस पे क्लिक करेगा तो वो एक स्पेसिफाइड एड्रेस पे, यानी कि जो भी हमने एड्रेस इसको दिया है उस वेबसाइट पे पहुंच जाएगा। और लिंक टेक्स्ट इज फॉर यूज़र इन्फॉर्मेशन, यानी कि यूज़र को पता चले कि ये लिंक जो है ये किस बारे में है, वो हम यहाँ पे लिख सकते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है आपके पास कि एनलिस्ट द ऑप्शनल पैरामीटर्स टू ओपन अ वेब पेज। सबसे पहले नंबर पे है टारगेट। टारगेट बच्चों ये स्पेसिफाई करता है कि जब भी आप किसी भी URL पे किसी भी लिंक पे क्लिक करो तो वो लिंक न्यू टैब में ओपन हो या फिर उसी टैब में ओपन हो जाए। ठीक है, ये हम टारगेट के जरिए डिफाइन करते हैं। उसके बाद है रेफरर, यानी कि जिस पेज से आप क्लिक करके आए हो, यानी कि जहां से आपको रेफर किया गया है उस पेज की भी इंफॉर्मेशन जो है वो यहाँ पे सेव कराई जा सकती है, वो ये इंडिकेट करता है। ठीक है, उसके बाद है यूजर एजेंट। यूजर एजेंट में क्या आ जाएगा, ये आइडेंटिफाई करता है कि ब्राउजर कौन सा यूज कर रहा है यूजर जो रिक्वेस्ट कर रहा है, उसके पास फोन कौन सा है, सैमसंग है तो वो मॉडल लिखा हुआ आ जाएगा कि इस मॉडल का बंदा इस ब्राउजर से रिक्वेस्ट कर रहा है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है कुकीज। ठीक है, कुकीज जो आपने अक्सर वेबसाइट ओपन की होगी तो वो कहते हैं अलाउ द कुकीज। ठीक है, तो उसमें ये होता है कि जो आप यूज़र होता है वेबसाइट पे विजिट कर रहा है उसकी कुछ ना कुछ उसने प्रेफरेंसेस सेट किए होंगे। ठीक है, तो वो वेबसाइट सेव रखती है जब आइंदा आप विजिट करते हो, तो यानी कि वो अपने कस्टमर्स को इन कॉन्टैक्ट रखते हैं अपने साथ। ठीक है, डेटा है, लॉगिन डिटेल वगैरह वो भी याद रखते हैं। इसके बाद है हेडर्स। ठीक है, हेडर्स बच्चों ऐसे होते हैं कि आप कह लो कि नोट्स होते हैं। ठीक है, एक्स्ट्रा नोट्स होते हैं जो हमारा जो ब्राउज़र है जैसे गूगल क्रोम है वो सर्वर को भेजेगा जहाँ से हम वेबसाइट एक्सेस करें कि ये जो यूज़र है इसके प्रेफरेंसेस क्या हैं, ये इंग्लिश में चीज़ को देखना चाह रहा है। उसके अलावा कस्टमर के बारे में नोट्स वो भेज देते हैं या यूज़र के बारे में नोट्स वो भेज देते हैं ताकि कम्युनिकेट करना आसान हो सर्वर को और वेब ब्राउज़र को यूज़र के लिए। वो आपको आपके मतलब की चीज़ दिखा देंगे। फॉर एग्जाम्पल कोई फ्रेंच वेबसाइट है, ठीक है, तो आप पाकिस्तान से एक्सेस कर रहे हो तो वो आपको ऊपर एक नोटिफिकेशन दे देगा कि क्या आप इसको इंग्लिश में देखना चाह रहे हैं, तो आप इंग्लिश सेलेक्ट करते हो, वो पूरी वेबसाइट आपके पास इंग्लिश में डिस्प्ले होने लग जाती है। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास क्वेश्चन नंबर 4, लिस्ट आउट द फ्रीक्वेंट टैग्स यूज्ड इन टेक्स्ट ऑफ अ वेब पेज एंड वेयर दे आर यूज्ड। ये बड़ी डिटेल से हमने डिस्कस किए हैं। सबसे पहले पी का टैग है यानी कि पैराग्राफ, इसके अंदर आप जो भी आपने पैराग्राफ लिखने हैं वो सारा टेक्स्ट आप लिखते हो। हेडिंग 1 टू हेडिंग 6, H1 टू H6। ठीक है, इसमें आप ये हेडिंग के साइज हैं H1 और क्लोज भी H1 आप लिखोगे तो सबसे बड़ी हेडिंग जो HTML में है वो यही है H1। जैसे जैसे आप H2, H3, H4, H5 और H6 जो है वो सबसे स्मॉलेस्ट हेडिंग है। ठीक है, जैसे आप H1 से H6 की तरफ जाओगे जो हेडिंग का साइज है वो स्मॉलर होता जाएगा। उसके बाद है बी का जो टैग है, अगर आप किसी टेक्स्ट के स्टार्ट में और स्लैश के साथ एंड में लिख देते हो तो फिर क्या होता है, वो टेक्स्ट को बोल्ड बना देता है। इसी तरह से आई जो है वो टेक्स्ट को इटैलिक बना देता है। मैंने आपको बताया था ना पढ़ाते हुए, जैसे आप कोई टेक्स्ट लिखो और ऐसे कर दो जैसे हवा चल रही है, थोड़े थोड़े वो टेढ़े हो जाते हैं, इटैलिक में आ जाते हैं। ठीक है, तो उसके बाद है बी आर जो है वो ब्रेक के लिए यूज होता है, यानी कि आप कोई चीज नेक्स्ट लाइन पे डिस्प्ले करवाना चाह रहे हो, क्योंकि विजुअल स्टूडियो कोड को या HTML को इंटर का मतलब नहीं पता। इस सेंस में हमें तो लगता है कि ये नेक्स्ट लाइन पे लिख रहे हैं अब हम, तो ये नेक्स्ट लाइन पे लिखा जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। टेक्स्ट अगर आप लिख रहे हो और आप चाह रहे हो अब नेक्स्ट लाइन पे आ जाए तो फिर आप BR का टैग यूज करते हो, तब ही वो नेक्स्ट लाइन पे आएगा। ठीक है, उसके बाद बच्चों स्पैन है। स्पैन जो है वो टेक्स्ट के किसी भी स्पेसिफिक पार्ट पे अगर आप कोई डिजाइनिंग करवाना चाह रहे हो, कलर चेंज कराना चाह रहे हो, कोई बैकग्राउंड अप्लाई कराना चाह रहे हो, तो वो आप स्पैन की मदद से कर सकते हो। ये भी हमने डिटेल से किया हुआ है। ठीक है, उसके बाद स्ट्रॉन्ग है। स्ट्रॉन्ग जो है वो किसी भी स्पेसिफिक पोर्शन को टेक्स्ट के एम्फेसाइज करने के लिए यूज किया जाता है, यूजुअली इसको बोल्ड कर देता है उस पार्ट को। फिर है EM क्या करता है, ये भी एम्फेसाइज करता है टेक्स्ट को बट इटैलिक करके, यानी कि एक बोल्ड कर देता है, एक थोड़ा सा इटैलिक कर देता है उसको। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है एक्सप्लेन द रोल ऑफ बॉडी टैग पेयर इन डॉक्यूमेंट। ठीक है, HTML डॉक्यूमेंट के अंदर जो ये बॉडी टैग होता है
इसका पेयर यानी कि स्लैश के साथ यूज़ करते हो तो वो पेयर बन जाता है। इसका क्या रोल है, तो जो भी मेन कंटेंट आप लिखते हो, जो आपके वेब पेज के ऊपर डिस्प्ले होना होता है, उसके अंदर इमेजेस आ जाती हैं, उसके अंदर टेक्स्ट आ जाता है, उसके अंदर वीडियोस आ जाती हैं, उसके अंदर लिंक्स आ जाते हैं, वो तमाम चीज़ें जिनके साथ यूज़र का इंटरेक्शन होता है, वो सारी चीज़ें हम बॉडी के अंदर डिफाइन करते हैं। ठीक है, बॉडी का टैग इस तरह से स्टार्ट करते हैं, इसके दरमियान में हम सारी चीज़ें लिखते हैं, एंड पे बॉडी का टैग एंड कर देते हैं। तो वो सारी चीज़ें जो है वो फिर वेब पेज पे विजिबल होती हैं। मैंने आपको शायद एक एक्सपेरिमेंट करके दिखाया होगा कि हम जो बॉडी के टैग के बाहर भी लिखते हैं वो भी हमारे पास गूगल क्रोम में तो रन हो रहा होता है, लेकिन अक्सर ऐसा होता है कि कुछ वेब ब्राउज़र जो हैं वो बॉडी टैग के बाहर की लिखी हुई चीज़ को जज नहीं कर पाते कि इसका मतलब क्या है, तो फिर वो चीज़ को क्या कर देते हैं, निगलेक्ट कर देते हैं, वो डिस्प्ले ही नहीं करवा रहे होते। ठीक है, तो आदत ये बनानी चाहिए कि हम जो भी चीज़ लिखें वो प्रॉपरली अपनी जगह पे लिखें, बॉडी के अंदर ही लिखें। अगर आपने टाइटल वगैरह देने हैं तो वो फिर हेड के टैग के अंदर ही लिखें। होता है ना, दो मेन पोर्शन होते हैं HTML डॉक्यूमेंट के, एक बॉडी और एक हेड। तो टाइटल वगैरह सारे हम हेड में दे देते हैं, जो हमने ऊपर टैब पे नाम वगैरह शो करवाना होता है, और बाकी जो हमारे पास कंटेंट होता है, इमेजेस, टेक्स्ट, वीडियोस, वो सारी हम बॉडी के अंदर डिस्प्ले करवाते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है कि हाउ द इवेंट बेस्ड कोड इज यूज्ड इन जावास्क्रिप्ट। इवेंट मैंने आपको बताया, इवेंट क्या होता है कि आप कोई वेबसाइट ओपन करते हो, आप क्लिक करते हो, वो एक इवेंट है। आप कोई की प्रेस करते हो, वो एक इवेंट हो रहा है। ठीक है, तो उसको पता चलता है जो भी उन्होंने सेटिंग की है कि अगर क्लिक हो तो ये डिस्प्ले हो, अगर ये की प्रेस हो तो ये डिस्प्ले हो। ठीक है, तो वो इवेंट को जज करते हैं। ये भी मैंने आपको प्रोग्राम पूरा बना के दिखाया था कि किस तरह से हम क्लिक करते हैं तो वो कुछ ना कुछ मैसेज डिस्प्ले करता है कि कोई क्लिक किया गया है। ठीक है, तो इवेंट बेस्ड कोड इन जावास्क्रिप्ट यूजेस फंक्शंस टू रिएक्ट टू स्पेसिफिक एक्शन ऑन वेब पेज लाइक क्लिक्स और की प्रेसेस। कि इवेंट बेस्ड कोड जो है वो जावास्क्रिप्ट के अंदर क्या करता है, रिएक्ट करता है किसी भी एक्शन के ऊपर जो वेब पेज के ऊपर परफॉर्म किया जाता है। अलर्ट का फंक्शन हम यूज़ करते हैं इस तरह से, अलर्ट और राउंड ब्रैकेट इस तरह से, और इस ब्रैकेट के अंदर हम जो भी मैसेज डिस्प्ले करवाना चाहते हैं, जैसे यहाँ पे लिखा है बटन वाज क्लिक्ड, ये हम यहाँ पे टाइप कर देते हैं। इस तरह से इसको यूज़ किया जाता है, ये भी मैंने आपको सिखाया हुआ है। ठीक है, तो ये भी आपने यहाँ पे लिख लेना है। इसके बाद जो लास्ट शॉर्ट क्वेश्चन है आपके पास, क्वेश्चन नंबर 7, वो है कि इन्फर अबाउट द एक्सटर्नल CSS। वेयर आर द एक्सटर्नल CSS जनरली यूज्ड। आपने बताना है कि एक्सटर्नल CSS के बारे में आपकी क्या कंक्लूजन्स हैं और कहाँ पे एक्सटर्नल CSS को यूज़ किया जाता है। तो एक्सटर्नल CSS मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है कि एक्सटर्नल CSS क्या होती है। एक सेपरेट हम कोडिंग की फाइल तैयार करते हैं, स्टाइल शीट जिसको हम कहते हैं। सारी तैयार करने के बाद उसमें हम सारा उसका फॉर्मेट डिफाइन कर देते हैं कि टेक्स्ट स्टाइल है वो ऐसा हो, हेडिंग ऐसी हो, कलर ऐसा हो, थीम सारा हम बता देते हैं। और एंड पे हम क्या करते हैं कि उस फाइल को उठा के अपने HTML डॉक्यूमेंट के साथ लिंक कर देते हैं। ठीक है, ये लिंक जो है हम हेड वाले सेक्शन के अंदर करते हैं। ये करने का फ़ायदा क्या होता है कि अगर हमारे पास कोई बड़ी वेबसाइट है, कोई बड़ा प्रोजेक्ट है जो हम बना रहे हैं, तो हम हर पेज पे मुश्किल होगी हमारे लिए कि हम थीम मैच करते रहें बैठ के। ठीक है, और शायद मैच कर भी ना पाए। अगर एक पेज जो है वो ब्लू कलर का है, दूसरा रेड कलर का है, तीसरा ग्रीन कलर का है, तो वो वेबसाइट एक प्रोफेशनल लुक नहीं देगी। हमेशा प्रोफेशनल लुक के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ओवरऑल जो थीम है वो थ्रू आउट सेम रखना पड़ेगा। ठीक है, तो बिगर प्रोजेक्ट्स के लिए जहाँ पे हमें वेल ऑर्गेनाइज्ड चीज़ें रखनी हो, वहाँ पे हम इसका यूज़ करते हैं ताकि सारे जो पेजेस हैं वो वेबसाइट के सेम डिस्प्ले हों। तो यहाँ पे इसलिए CSS यूज़ की जाती है बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए, मेन बात ये। लेकिन आपने सारे का सारा ये एज इट इज़ लिखना है, तो इंशाल्लाह आपके फुल मार्क्स आएंगे अगर ये क्वेश्चन आता है तो यहाँ पे हमारे शॉर्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। नेक्स्ट में हम इंशाल्लाह लॉन्ग क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।